हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। पर लेक्चर चालू होने से पहले हम एक क्विक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है 2 बीकर, उसमें हमने पानी लिया है, फिर हमारे पास है नमक, सॉल्ट और हमारा है सैंड। ओके, तो पहले अगर हम नमक को डालेंगे एक बीकर में और उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और एक दूसरे बीकर में हम डालेंगे हमारा सैंड और उसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो ये जिसमें मैंने सॉल्ट डाला था वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है। अब वो दिख भी नहीं रहा है कि हाँ मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला था। लेकिन अगर मैं ये वाले बीकर की बात करूँ तो जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि जो नीचे है वो सारे मिट्टी जाके इकट्ठा होके बैठ गए, सेटल हो गए नीचे। तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक भी वही है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हम देखेंगे कि मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं। हमने अभी एक्सपेरिमेंट देखा है, द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड फेस। ठीक है, जो एक लाइक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको हम बोलेंगे फेस, मतलब सेम तरीके का कंपोजिशन जो होता है उसको मैं बोलूंगी फेज। when all the components of a mixture forms one phase it is called as homogeneous mixture। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये इसमें मैंने डाला, लेकिन डालने के बाद लाइक सॉल्ट और पानी को मिक्स करने के बाद ये एक सिंगल फेज में कन्वर्ट हो गया। अब मैं नहीं बता सकती कि इसमें कितना फेज है, ये ऐसा लग रहा है कि एक ही फेज है, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम, तो ये हमारा हो गया होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सिंगल फेज। when the components of a mixture distribute into 2 or more phases, जैसे कि अगर इसमें दिख सकते क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर पानी है और नीचे सैंड है, तो हमें 2 फेज दिख रहे हैं, वाटर का और एक सैंड का, तो इसलिए ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा फेज दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का एक्सपेरिमेंट। तो आप ये अपने घर पे भी कर सकते हो, आप घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा सोल्यूशन। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ 2 और मोर सब्सटेंस कॉल्ड एज सोल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जैसे कि ये एक इसका बेहतरीन एग्जांपल है, ये बन गया हमारा सोल्यूशन। इसमें 2 फेज था। ओके, क्या क्या था, एक सॉलिड था और एक सॉल्ट था और एक वाटर था। ठीक है, लेकिन मिक्स करने के बाद ये एक सिंगल फेज में कन्वर्ट हो गया, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस कॉल्ड एज सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन बन गया। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, जो हमने वही परफॉर्म किया है, वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया है, तो हमें मिला है लाइक उसको हम बोलेंगे सॉल्ट सोल्यूशन, ये बन गया हमारा सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, इसको हम सोल्यूशन बोलेंगे। दैट कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट प्रपोर्शन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। अब इस सोल्यूशन में मैं बोलूँगी कि मैंने सबसे ज़्यादा क्या मिला है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रपोर्शन, नमक की पानी। तो ऑब्वियसली पानी मैंने डाला है, समझ लो आप 1 ml डाला है मैंने, और सॉल्ट इसमें मैंने 2-3 चम्मच डाले से 2-3 स्पून। तो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन सोल्यूशन में जिसका होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जिसका लेस प्रपोर्शन होगा उसको मैं बोलूँगी सल्यूट। तो इधर मेरा सल्यूट हो गया सॉल्ट एंड सॉल्वेंट हो गया मेरा वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर को मैंने लार्ज क्वांटिटी में लिया इसलिए वो हमारा हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्ट हो गया हमारा कम क्वांटिटी, 2-3 चम्मच लिए मैंने, तो वो हो गया हमारा सल्यूट। ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सोल्यूशन बाय मिक्सिंग सल्यूट इन अ सॉल्वेंट। मैंने क्या किया, सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया। मैंने सॉल्ट के ऊपर पानी डाला कि मैंने पानी के अंदर सॉल्ट डाला, मैंने क्या डाला, पानी के अंदर सॉल्ट, मतलब मैंने सॉल्वेंट में डाला सल्यूट, फिर क्या बन गया सोल्यूशन। तो हम कभी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, मतलब मैंने नमक को पानी में डाला तो मैंने सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तो उसको बोलेंगे डी सोल्यूशन। according to the states of the component solution can be of many types, और like according to the states की क्या उसकी स्टेट होगी, solution
बहुत तरीके के हो सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया है हमने, लाइक हम टाइप्स भी इधर देख सकते हैं। पहला है द सोल्यूशन सच एज सी वाटर, ब्लू विट्रल डिजोल्व इन वाटर, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, शुगर सिरप आर टाइप्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये पहला टाइप हो गया हमारा सॉलिड इन लिक्विड। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में होता है डिजोल्व। तो जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज सॉलिड, और हमारा जो पानी था वो क्या था, लिक्विड। तो सॉलिड को मैंने लिक्विड में डाला है, तो इसलिए उसको मैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप में डालूंगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वी हैव सी वाटर, सी वाटर में भी सॉल्ट होता है, नमकीन, लाइक सॉल्ट, सी वाटर नमकीन होता है, तो सॉल्ट और पानी लाइक वाटर। एंड ब्लू विट्रल डिजोल्व इन वाटर, ब्लू विट्रल इज नथिंग बट इट इज अ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है। गूगल पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, ठीक है, केमिकल होता है ये एक। तो ब्लू विट्रल डिजोल्व इन वाटर, ये भी एक सॉलिड इन लिक्विड, इट इज इन सॉलिड फॉर्म। फिर सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर जो अभी हमने किया है। शुगर सिरप, इवन शुगर भी सॉलिड है, और पानी में अगर मैं उसको डिजोल्व करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला टाइप। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, in addition to this the solution can also be types like other types which is liquid in liquid। एक और टाइप है हमारा liquid in liquid। फॉर एग्जाम्पल विनेगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी लाइक विनेगर में बहुत सारे लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, उससे विनेगर बनता है, मतलब हमने लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया। ये एक दूसरा टाइप हो गया हमारा। इसके एग्जाम्पल याद रखो, क्या है दूसरा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है हमारा तीसरा विच इज गैस इन गैस। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर में वी हैव मेनी गैस, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये दोनों क्या हुए, गैस ही हुए, तो गैस इन गैस। ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका टाइप है, उसका एग्जाम्पल है एयर। फिर सॉलिड इन सॉलिड, उसका एग्जाम्पल है अलॉयज लाइक ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। तो ये जो ब्रास, स्टील वगैरह है, ये बहुत सारे सॉलिड में, इसमें एक तरीके के सॉलिड नहीं होते, इसमें बहुत तरीके के सॉलिड मिक्स करते हैं तभी ये बनता है ब्रास। इट इज़ अ मिक्सचर। ओके, मैंने बताया था मिक्सचर के कैटेगरी में इसमें। ओके, तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया अलॉय, इसमें दो सॉलिड को हम मिक्स करते हैं, इसलिए सॉलिड इन सॉलिड। फिर आता है हमारा गैस इन सॉलिड, ये फोर्थ टाइप है, और ये हमारा फिफ्थ टाइप है, गैस इन सॉलिड। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेटेड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा गैस इन सॉलिड हो गया। देखो क्लोरीनेटेड वाटर का मतलब होता है क्लोरीन प्लस वाटर। ओके, तो वाटर हमारा लिक्विड है और क्लोरीन क्या है हमारा, गैस हो गया ना, क्लोरीन गैस होता है, तो गैस प्लस लिक्विड, ये हो गया गैस इन लिक्विड। हमने क्लोरीन को प्लस वाटर को ऐड किया तो हमें मिलेगा क्लोरीनेटेड वाटर। इवन HCl में भी इसमें हमारा गैस इन लिक्विड होता है। ठीक है, तो हमने 5 टाइप पढ़े। क्या क्या पढ़े हमने, पहला है सॉलिड इन सॉलिड, उसका एग्जाम्पल याद रखना है कि सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, ये याद रख लो आप, सिंपल वाला। फिर आप लिक्विड इन लिक्विड विच इज हमारा सेकंड टाइप, जो कि एग्जाम्पल ले लो विनेगर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर थर्ड है हमारा गैस इन गैस, जैसे कि एयर में वी हैव मेनी गैसेस, दो गैसेस को मिला दिया तो इट इज गैस इन गैस। फिर आता है हमारा सॉलिड इन सॉलिड, दो सॉलिड को मिला दिया तो इट इज सॉलिड इन सॉलिड, एग्जाम्पल अलॉय का ले लो आप। फिर आता है हमारा गैस इन लिक्विड, क्लोरीनेटेड वाटर, जो एक गैस और लिक्विड को मिक्स करके बनता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज टू से सोल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। जो इसका कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, लाइक एंड तक, अभी एंड तक भी इसका जो कंपोजिशन है वो एकदम सेम है। अभी भी ये ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें सॉल्ट डिजोल्व किया है, नहीं, ये एक ही सोल्यूशन लग रहा है। ठीक है, इफ सॉल्वेंट इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड, द सोल्यूशन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट एंड इट पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर। अब देखो, अगर तुम्हारा सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंट हुआ तो तुम्हारा सोल्यूशन भी बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट ही होगा। हमारा सॉल्वेंट था पानी, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमारा सोल्यूशन जो बना वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं इसको छन्नी लूँगी और मैं इसको छानूंगी तो क्या होगा, कुछ फिल्टर पेपर, कुछ छन्नी में कुछ बचेगा क्या, ये छन्नी के जगह हम केमिस्ट्री में वी यूज़ फिल्टर पेपर, जिससे हम लाइक दो सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं। अगर मैंने इसको फिल्टर पेपर से पास किया तो फिर ये फिल्टर पेपर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये एक सिंगल सोल्यूशन है। इसमें अभी सब, इसमें जो सॉल्ट डाला था मैंने वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो गया, इस वजह से ये सिंगल फेज बन गया। और अगर मैं इसको सेपरेट करूँगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो डिजोल्व हो गया, तो सेपरेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये सोल्यूशन बना के आप क्या करोगे, अगर आप छन्नी के थ्रू पास करोगे तो आप देख सकते हो कि छन्नी में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके,
ये फिर आता है हमारा सस्पेंशन। सोल्यूशन समझ में आ गया। सोल्यूशन क्या होता है, हमने होमोजेनियस मिक्सचर को जब हम मिक्स करते हैं तो वो एक की फॉर्म में बन जाता है, और हमने देखा दो टर्म्स, सल्यूट और सॉल्वेंट। लेस प्रोपोर्शन वाला हो गया सल्यूट, लार्ज प्रोपोर्शन वाला हो गया सॉल्वेंट। ओके, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके हमें मिलता है मिक्सचर, सॉरी सोल्यूशन। सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा सोल्यूशन। फिर हमने देखा कि क्या क्या टाइप्स थे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये सब हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि अगर मैं इसको फिल्टर पेपर से पास करूँगी तो हमें फिल्टर पेपर पे कुछ नहीं मिलेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच सस्पेंशन इन द सेकेंड बीकर। जो हमने लिया ये बीकर, इसमें ये जो हमने अभी देखो ये सारे जो 10 पार्टिकल्स हो कैसे वो असेंबल हो गए, इधर दिख सकता है ना आपको अच्छे से कैमरे में। ओके, तो ये हमारा हो गया सस्पेंशन। इट इज़ एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो हमारा सोल्यूशन था वो था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये हमने वाटर जो सॉडस्ट को मिक्स किया तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। हमारा जो सैंड था वो हमारा सॉलिड था, और हमारा जो पानी था वो हमारा लिक्विड था। तो इट इज़ एन सॉलिड इन लिक्विड। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है मतलब दो अलग अलग फेज मिक्स करने के बाद भी दो अलग अलग फेज ही दिखे, उसको मैं बोलूँगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और उसको तो जब वो मिक्स होता है, जब उसको हम लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा सस्पेंशन। द डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन इज लार्जर देन 10⁻⁻⁴ मीटर। अब ये जो पार्टिकल्स है सैंड के, वो क्यों नहीं डिसॉल्व हुए पता है आप लोगों को? क्योंकि जो इसका ये है अपना साइज है वो बहुत ज़्यादा है। उसका साइज है 10⁻⁴ से ज़्यादा। साइज ज़्यादा होने के कारण ये पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ लो कि जो भी डायमीटर होता है, जो भी पार्टिकल होते हैं, अगर डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि उनका जो साइज होता है वो इट इज़ लार्जर देन 10⁻⁴ मीटर, देयरफॉर लाइट कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू इट। अगर मैं इसमें टॉर्च मारूंगी ना तो लाइट आगे बढ़ी लाइक ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए वो उसको रोक देगा। ठीक है, अगर आप मेरे हाथ से अगर मैं लाइट को मैं टॉर्च चला और मैं इसको क्या वो मेरे हाथ के आर पार होगा क्या? नहीं, क्योंकि बीच में वी हैव अ पार्टिकल्स लाइक जिसका साइज बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसके थ्रू मैं अगर टॉर्च मारूँ तो मेरे को इधर दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा, लाइक आसपास लाइट विल एंटर थ्रू इट, क्योंकि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। और इसमें इसके जो पार्टिकल्स दे आर वेरी स्मॉल, इस वजह से वो लोग पानी के अंदर डिजॉल्व हो गए। Moreover, this solid particle remain on ordinary filter paper as residue, and therefore the liquid and solid component of a suspension get separated by filtration. लेकिन अगर मैं इसको फिल्टर करूँ, सोल्यूशन को मैं फिल्टर नहीं करूँगी, फिल्टर करूँगी तो भी मुझे फिल्टर पेपर पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसको फिल्टर किया तो जो ये सैंड है ना, ये फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएंगे। पानी तो वो बह जाएगा, पानी तो वो कलेक्ट हो जाएगा नीचे, लेकिन जो सैंड है हमारा वो हमारे फिल्टर पेपर पे आके आ जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, मैं हमारे सस्पेंशन को सेपरेट कर सकती हूँ। तो फिल्टर पेपर आप ये भी कर सकते हो, घर पे जाके छन्नी से अब इसको छान दो तो क्या होगा, तो आपकी छन्नी के सरफेस पे आपको ये सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे और नीचे हमारा सारा पानी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सस्पेंशन था। फिर आता है कोलॉइड, ये भी एक पार्ट हो गया। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कोलॉइड का अगर मैं एग्जांपल है तो मैं पानी और अगर मिल्क को मिक्स करूंगी, अब मैं हर चीज़ तो नहीं परफॉर्म कर सकते, तो ये आप अपने घर पे कर सकते हो। थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा दूध लो, उसको अब मिक्स करो तो क्या होगा, इट बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पार्शियली ट्रांसपेरेंट, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट। आधा ट्रांसपेरेंट होगा और आधा नहीं होगा। इसके लिए वी हैव अ पिक्चर, देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लाइक थोड़ा डिजोल्व, थोड़ा पानी और थोड़ा वाटर, तो थोड़ा पानी और थोड़ा मिल्क, ऐसा दिखेगा। ट्रांसल्यूसेंट मतलब आधा ट्रांसपेरेंट। ओके, इट मीन्स दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस मिक्सचर इट इज पार्शियली ट्रांसमिटेड एंड पार्शियली स्कैटर्ड। कुछ लाइट होंगे ना वो लाइक हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे, लेकिन कुछ लाइट होंगे वो पार्टिकल से टकरा जाएंगे। जैसे कि ये फोटो है, टॉर्च लाइक लाइट पास किया तो आप देख सकते हो आधे जगह पे लाइक जो आधा पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और आधा पार्ट इधर देखोगे तो आप देयर इज नो रिफ्लेक्शन, लाइट पार ही नहीं हुआ इसमें से। ठीक है, दिस इज बिकॉज द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क फेज इज इन this heterogeneous mixture and disposed even in the water phase, and the diameter of this particle is around 10⁵ meter. तो ये this is also a heterogeneous mixture, क्योंकि ये दो फेज में दिखता है आपको कि मिल्क और वाटर को मिक्स किया है, वो दिखता है। तो जो दिखने वाला चीज़ हो गया इट इज़ ऑल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और
इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो पूरे ऐसे फैल जाएंगे मिल्क पानी के सोल्यूशन में। ओके, और जो इसका भी डायमीटर होता है वो 10⁻⁵ होता है। लाइक इसका भी पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। इस वजह से कुछ पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है मिल्क में वो डिजोल्व नहीं हो पाते और वो ऐसे रहते हैं, तैरते रहते हैं। सच अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड अ कोलॉइड। और ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे कोलॉइड, जो कि आधा डिजोल्व हो गया और आधा डिजोल्व नहीं हुआ। ओके, समझा आप लोगों को? ये तीन टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख लो फोटो, ये आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, however, as the pores of an ordinary filter paper has large than colloid, the heterogeneous mixture cannot be separated by filtration। इसको भी filtration में मैं separate नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आधा पानी आधा ये filter हो जाएगा, लेकिन आधा ये filter नहीं होगा, तो easily मैं इसको separate नहीं कर पाऊंगी। अगर आधा आधा ही हो गया filter तो फ़ायदा क्या है? आधा मतलब जैसे इसमें पूरा का पूरा आर पर हो जाता है, या इसमें बोलूँ तो मैं इजीली दिख सकता है कि कौन सा सैंड और कौन सा पानी है। इसको मैं अच्छे से छान सकती हूँ। लेकिन इसमें आधा पार्टिकल हो गया अंदर, आधा पार्टिकल हो गया सरफेस पे, सरफेस पे ही हो गया, तो इस तरीके से इसको मैं इजीली फिल्ट्रेशन नहीं कर सकती। तो दिस इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। मिल्क इज इट सेल्फ अ कोलॉइड। Okay, in it the solid and liquid particle of proteins, fats, etc. having a diameter around 10⁻⁵ meter are disposed in the aqueous medium। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि मिल्क किन चीज़ों से बनता है। वी हैव फैट्स, प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स। तो जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका जो साइज होता है वो 10⁻⁵ के 5 से ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वो क्या होता है? डिस्पोज इन द एक्वस मीडियम, मतलब उसमें ही रहता है, वो मिक्स अच्छे से नहीं हो पाता साइज बड़ा होने के कारण। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम मोर टाइप्स ऑफ कोलॉइड सच एज सॉलिड इन गैस, फॉर एग्जाम्पल स्मोक भी सॉलिड और गैस का मिक्सचर होता है, वो भी कोलॉइड होता है। लिक्विड इन गैस फॉर एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड, ये सारे जो है ये भी एक हमारे कोलॉइड के ही एग्जाम्पल हो गए। ओके, फिर आता है थोड़ा हम कंपाउंड को अच्छे से समझ लेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कंपाउंड्स। व्हाइल स्टडीइंग मैटर वी हैव सीन दैट एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर हैविंग द सिंपलेस्ट कंपोजिशन। फिर से मैं वो चीज़ ड्रॉ करती हूँ। सबसे छोटा होता है एटम, फिर आता है हमारा एलिमेंट, फिर आता है हमारा मिक्सचर नहीं था, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से बनता है हमारा कंपाउंड। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ाया था बहुत बार। ठीक है, तो जो हमारा एटम्स होता है जब मिलता है, सबसे छोटा एटम होता है, फिर वो मिलकर हमारा एलिमेंट बनाता है, फिर एलिमेंट से हमें मॉलिक्यूल मिलता है, और मॉलिक्यूल से हमारा कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ, मतलब इससे बनता है, एटम से बनता है। ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड एंड द मिक्सचर, इट इज लर्न दैट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर यूनिट्स। 2 या 2 यूनिट से ज़्यादा, लाइक 2-3 एटम को मैं कंबाइन करूँगी तो एलिमेंट मिलेगा, फिर एलिमेंट को 2-3 यूनिट में कंबाइन करूँगी तो मुझे मिलेगा मॉलिक्यूल। तो हमें पता है कि 2-3 यूनिट को ज्वाइन करके बनता है। वेदर दिस यूनिट्स आर joined in a joint state with each other with each other or separated decides whether the matter is compound and mixture। we know अगर 2-3 ज़्यादा सेम हुए, 2-3 मॉलिक्यूल सेम हो गए कंबाइन हुए तो हमें मिलेगा कंपाउंड, और अगर 2-3 कंपाउंड्स अलग अलग थे वो हमें मिलेगा मिक्सचर। तो हम बोल सकते हैं कि डिपेंड अपॉन द एटम्स कि वो कैसे होंगे। अलाइक होंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा, अलग अलग होंगे तो हमें मिलेगा मिक्सचर। तो हम इससे बोल सकते हैं कि वो लाइक हमारा मैटर जो है वो कंपाउंड है या मिक्सचर है। ठीक है, ये था हमारा लाइक पूरा, ये जो हम मैटर के बारे में पूरा हो गया। हमारा मैटर के टाइप्स का हमने देख लिया। ठीक है, पहला हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसको हम एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर में भी क्लासीफाई कर देंगे। फिर हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ा, उसके बाद हमने उसके भी टाइप्स पढ़े। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारा नया टॉपिक विच इज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, इजीली आप समझ लोगे इसको। वैलेंसी तो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था, वैलेंसी को अच्छे से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे लिए नया टर्म हो गया। देयर इज अ डेफिनाइट प्रपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स आर जॉइंड टू ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये सेम चीज़ है तो मैंने इधर ड्रॉ की है कि डिफरेंट एटम्स बन के हमारे मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स बनते हैं। तो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में हमें मिलेगा कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, फिर उसको जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है
ठीक है, वो ही होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंबल्स ऑफ द ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द रेस्पेक्टिव नंबर एज सबस्क्रिप्ट्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि भाई उसमें उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो हमें मालूम पड़ जाता है, फिर उसके बारे में हमें उसकी सिंबल से हमें मालूम पड़ता है कि ये कौन सा हमारा एटम हो गया। फिर वो लाइक सब्सक्रिप्ट की मदद से हमें समझता है कि लाइक उस मॉलिक्यूल के बारे में, उस एटम के बारे में पूरी नॉलेज हमें जो मिलता है ना, वो देता है ना, वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है। फॉर एग्जांपल H2O हमारा सबसे फेवरेट एग्जांपल हम लेंगे H2O। इसमें से मैं बता सकती हूँ कि हमारे पास 2 एटम है सिंबल की मदद से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फिर ये जो सब्सक्रिप्ट है 2, इससे मेरे को मालूम पड़ता है कि ये हाइड्रोजन के वी हैव 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के वी हैव 1 मॉलिक्यूल। तो ये हमारा जो H2 है वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या क्या मालूम पड़ा कि हमारे पास 2 एटम है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिली ना, 2 एटम है। फिर मैं बोल सकती हूँ कि H और O सिंबल से कि ये कौन सा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ सब्सक्रिप्ट की मदद से कि ये कितने नंबर ऑफ एटम है, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। और अगर हाँ दूसरा एग्जांपल ले लूँ मैं HCl, जिसको मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकती हूँ, तो इससे मैं बोल सकती हूँ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैं बोलूँगी, अब मैं आप पूछूंगी कि इसमें कितने एटम्स है, तो यू कैन से कि इसमें 2 एटम्स है। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, फिर मैंने पूछा कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, किधर कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है और क्लोरीन का भी 1 एटम, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, 1 एटम है हाइड्रोजन का और 1 एटम है क्लोरीन का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपको याद रखना है सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उस वजह से आप बोल सकते हो कि भाई उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप लोगों को। वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब दे बोथ हैव सम रिलेशन बिटवीन देम, तभी तो हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं हम बोल देंगे कि हाँ इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। The ability of joining to another atom with a chemical bond is a chemical property of each atom. We know every atom is joined to other atom by a chemical bond. ठीक है, ये इसकी chemical property होती है। This ability is indicated by a number and this number is called valency of an atom. हमने पढ़ा था, कितनी बार हमें देखा था कि वैलेंसी इज नथिंग बट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए उस एटम ने किसी और दूसरे एटम के साथ, उसी को तो वैलेंसी बोलते हैं। तो किसी भी एटम की जो एबिलिटी होती है कि वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सके, वही तो उसकी वैलेंसी होती है। एटम फॉर्म एज मैनी केमिकल बॉन्ड विथ ईच अदर एज इट्स वैलेंसी, लाइक जिसकी जितनी नंबर ऑफ वैलेंसी होगी उतने वो बॉन्ड्स बना सकता है, वी कैन से। ठीक है, जनरली वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन इट्स वेरियस कंपाउंड। वैलेंसी होती है एलिमेंट्स की सेम होती है, ठीक है। अगर सोडियम की वैलेंसी 1 है, हमें पता है सोडियम की वैलेंसी 1 है, किसी के साथ भी वो कंबाइन हो उसकी वैलेंसी 1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी उसकी वैलेंसी, समझ रहे हो। ये था हमारा वैलेंसी के बारे में। Valencies of the constituent elements can be deduced from the known molecular formula of a compound. The basic of for this is the univalency of a hydrogen. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। On the other hand, the molecular formula of compound can be written from the known valencies of the constituent element by the method of cross multiplication. हम molecular एक वैलेंसी मालूम करने के लिए हम एक नया टर्म सीखेंगे जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहूँगी, तो कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सॉरी इसको लाइक ये एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये मेथड होता है जिससे मैं वैलेंसी मालूम कर सकती हूँ। आपको याद होगा कि मैंने एक एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन आया था आप लोगों को Fe2O3 का, आई गेस, ओके। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने Fe का वैलेंसी निकाला था विच इज़ 3। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लाइक वी हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, टू राइट सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। हमारे पास जितने एलिमेंट्स है उसका हम सिंबल लिखेंगे। जैसे हमारे पास 2 है कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो पहले मैंने कार्बन का सिंबल लिख दिया और फिर मैंने ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया। कलर चेंज कर लेते। स्टेप 2 है टू राइट द वैलेंसी बिलो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ये वैलेंसी कहाँ से मालूम पड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैंने ऑलरेडी आपको बोला आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तक के चीज़ें याद रखने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको खुद ही लिखना है ये सब, ठीक है। उधर कोई आपको बताने नहीं आएगा, तो आपको चीज़ें याद रखना है। आप अगर ये एलिमेंट्स याद रख लोगे, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखोगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में लिख सकते हो, ओके। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि इसका वैलेंसी है 4, इसका वैलेंसी है 2,
अब स्टेप 3 है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स में करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, करेक्ट, तो हमें केमिस्ट्री में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि कार्बन इधर और ऑक्सीजन जाएगा इधर। तो कार्बन को क्या मिल गया 2 मिल गया, ऑक्सीजन को क्या मिल गया 4 मिल गया। तो इससे हमें मालूम पड़ता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना C2O4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कार्बन को 2 मिल गया और ऑक्सीजन को 4 मिल गया। अब टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें ये मिला। स्टेप 5 क्या होता है, टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एटम इन द फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर्स। अभी ये देखो 2 और 4, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है क्या? नो, दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, क्योंकि 2 और 4 को मैं और रिड्यूस कर सकती हूँ। कैसे? मैं दोनों को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसको मैंने और हो सकता है तो कर लो, तो ये हो गया। तो अब C का हो गया 1, O का हो गया 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CO2। 1 लिखो कुछ नहीं लिखो, सेम बात होती है, ठीक है। तो ये CO2, तो हमें फाइनल हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया विच इज CO2, ठीक है। ये हमारा फाइनल नहीं था, क्योंकि इसको मैं और रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने किया और हमें मिल गया हमारा CO2। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैलेंसी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की, तो आप लोग भी फटाक से लाइक करो वीडियो को, ठीक है। आप भी अच्छे से समझ लो। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। मज़ा आया होगा तो लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपको नए नए अपडेट्स भी तो चाहिए रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।